वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट लेकर आई हूँ। ये चैप्टर हमने कल किया था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज चैप्टर इज लिटिल बिट लेंदी। तो हम इसे ध्यान से समझेंगे, अच्छे से करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा। आई विल सॉर्ट इट आउट एंड कंटिन्यू। कल हमने पढ़ा था कि मनी क्या है, ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे वर्क करती है, मनी से हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स कैसे सॉल्व होता है और ये बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम से हमें कैसे बाहर निकालती है। मनी आरबीआई इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ बैंक उसको परमिशन देती है और मनी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जैसे कॉइन्स होता है, करेंसी नोट्स है, अब आजकल एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारे फॉर्म्स ऑफ मनी हैं जिसे हम मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी भी कहते हैं। हमने कल ये पढ़ा कि बैंक्स हमें कैसे सपोर्ट करता है, हमारे रुके हुए काम को पूरा करने के लिए बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है और लोन की क्या टर्म्स होती हैं वो हम आज पढ़ेंगे। और हमने ये भी पढ़ा था कि बैंक हमें कैश के अलावा जो एक सेकेंड मोड देता है ट्रांजेक्शन का, दैट इज चेक। तो ये सब हमने कल अपनी क्लास में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। बट बिफोर दिस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Every loan agreement specifies an interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal. अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है? क्रेडिट का मतलब है कि आपने उधार लिया। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हम जब भी उधार लेते हैं तो वो उधार लेने से पहले हमें कुछ पेपर वर्क होता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। उधार आपने कितना लेना है, आपने कितने टाइम के लिए लेना है और जितना आप उधार ले रहे हो उससे पहले आपने ये क्लियर करना है कि उधार लेने के लिए आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। मतलब जितना आप उधार ले रहे हो, क्रेडिट ले रहे हो आप बैंक से, आप उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके बदले में दोगे। और आपको एक सामान अपना गिरवी रखना पड़ेगा, ये मैंने कल भी बताया था, विच इज कॉल्ड कोलेट्रल। कोलेट्रल एक ऐसा अमाउंट होता है या ऐसा कोई आपका एसेट होता है जिसे हम बैंक के पास गिरवी रखते हैं। ये गाड़ी के पेपर हो सकते हैं, घर के कागजात हो सकते हैं, आपकी अपनी प्रॉपर्टी के कागजात हो सकते हैं, कुछ भी एसेट मटेरियल हो सकता है जो आप बैंक के पास गिरवी रखते हैं। सो वी कैन से दैट कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स लाइक बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू द लेंडर टिल अ लोन इज रीपेड। तो ये तब तक हमारी गारंटी रहता है कि हम अपना पैसा बैंक को टाइम से चुका देंगे। अगर हम अपना पैसा टाइम से नहीं चुका पाते तो बैंक हमारे उस गिरवी रखे हुए सामान को बेचकर अपने पैसे की भरपाई करता है और जो पैसा उसको एक्सेस में मिलता है बेचने के बाद वो पैसा हमें वो रिफंड कर देता है। सेकेंड टर्म है हमारा इसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बाद द सेकेंड इज फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। अब सेक्टर ऑफ इंडिया में, क्रेडिट सेक्टर ऑफ इंडिया में दो सेक्टर्स आते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर होता है, इसमें कोई फ्रॉड, कोई धोखेबाजी आपके साथ नहीं हो सकती क्योंकि इसमें टोटली पेपर वर्क होता है और गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हमें लोन की जरूरत पड़े तो हम फॉर्मल सेक्टर पर जाएं, ना कि इनफॉर्मल सेक्टर पे। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि फॉर्मल सेक्टर इज ऑलवेज अंडर द कस्टडी ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में होता है, प्राइवेटली नहीं होता। दूसरा पॉइंट, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये फॉर्मल सेक्टर्स वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, अपनी मनमानी नहीं कर सकते। थर्ड, हमारे पास और बैंक के पास, दोनों के पास रिटन प्रूफ होता है कि हमने कितना पैसा उनसे लोन लिया, क्या सामान हमने गिरवी रखा और कब तक के लिए हमने लोन लिया और कितना इंटरेस्ट हम उनको पे कर रहे हैं। तो अगर आप लोन टाइम से पहले चुका देते हैं या टाइम पर चुका देते हैं तो आपका गिरवी रखा हुआ सामान बैंक आपको वापस कर देगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखता है, ये निश्चित करता है कि जो बैंक्स हमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस सेक्टर को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि बैंक सिर्फ ज्यादा पैसे वाले अमीर लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और बेचारे कॉमन पीपल या गरीब लोगों को लोन मिल ही ना रहा हो। उनकी अश्योरिटी होती है कि लोन सभी जरूरतमंदों को मिले, ना कि सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन या सिर्फ बड़े बड़े जो मिलियनेयर हैं या जिनका बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, सिर्फ वही बैंक से लोन ना लें, बल्कि उन लोगों को भी लोन मिले, समय पर लोन मिले, जो गरीब हैं या जो मिडिल क्लास हैं जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये अश्योरिटी कौन रखता है? आरबीआई। और इसीलिए इसमें गवर्नमेंट का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। इसके अपोजिट, इसका टोटली अपोजिट है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब मैं आपको एक
सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज हम दो दोस्त हैं और एक दोस्त ने सपोज एक दोस्त है ए और एक दोस्त है बी। ए ने बी से 50,000 का उधार लिया। अब क्योंकि वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती है, तो दोनों में से किसी ने भी ना कुछ गिरवी रखा, मतलब ए ने 50,000 लिया लेकिन ना उसने कुछ गिरवी रखा और ना ही उसने कोई पेपर वर्क किया। अब बी ने उसे 50,000 दे दिया, ना उससे कोई गोल्ड या कोई प्रॉपर्टी के पेपर या गाड़ी के पेपर कुछ भी गिरवी नहीं रखवाया, और बस दोस्ती के एक रिलेशन को रिस्पेक्ट करते हुए बी ने ए को 50,000 रुपीज दे दिए। और ये कमिटमेंट ली, नॉट इन रिटर्न, लिखित में नहीं, सिर्फ वर्बल, ये कमिटमेंट ली कि ए बी को 2 महीने में ये 50,000 लौटा देगा। अब जब 2 महीने बीत गए तो बी ए के पास गया अपने 50,000 वापस लेने, बट ए ने साफ मना कर दिया और उसने ये भी कहा कि मैंने तुमसे 50,000 लिए ही नहीं है और इसलिए मैं नहीं लौटाऊंगा। अब आप ये देखिए, आपने कोई पेपर वर्क नहीं किया, बी ने कोई पेपर वर्क नहीं किया, कोई प्रूफ, कोई कोलेट्रल प्रॉपर्टी नहीं रखवाई जो वो ए से पैसा वसूल कर सके, और उसके पास कोई एविडेंस भी नहीं है कि उसने ए को अपनी 50,000 की रकम दी है। तो ऐसे केसेस में ये इनफॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, हम धोखा खा सकते हैं। हो सकता है कि हमारा दिया हुआ पैसा सामने वाली पार्टी देने से मना कर दे क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और हमने रिलेशंस में आकर या दोस्ती में आकर कोई भी उनसे गिरवी ना रखवाया हो सामान, तो हम धोखा खा सकते हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर में रिस्क फैक्टर बहुत है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम सामान गिरवी रखवाते हैं पर उसको हमारे लोन की रकम पहले देने से पहले ही सामने वाली पार्टी बेच देती है। तो ये डर, ये जो रिस्क फैक्टर है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा है। और एक पॉइंट और कि इनफॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। फॉर्मल सेक्टर में मान लो अगर हमने लोन लिया है तो हम 2% या 3% ब्याज देंगे, और इनफॉर्मल सेक्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। इट कैन बी अप टू 8%, 10% या 12%। तो ये चीजें इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर से बहुत नीचे लेकर जाती है। तो इसलिए कभी भी आपको लोन की जरूरत पड़े, हमेशा आप फॉर्मल सेक्टर को कंसीडर करें, बिकॉज इट इज टोटली सेफ एंड अंडर द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर जो क्रेडिट का है, इसमें ज्यादातर ये देखा गया है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते या थोड़ा रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करते या जिनको नॉलेज नहीं होती, वो हमेशा इनफॉर्मल सेक्टर के पास जाते हैं क्योंकि वहां पेपर वर्क नहीं है। वो रिक्वेस्ट करेंगे, उनको लोन मिल जाएगा और उसके बदले में उन्हें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, या अगर गिरवी रखा भी है तो उनको लोन आसानी से मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम। बट फॉर्मल सेक्टर में अगर आपको पेपर वर्क कंप्लीट करना है तो वो एक अश्योरिटी है, चाहे उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, बट वो एक अश्योरिटी है आपके अमाउंट की कि जो आपने गिरवी रखा है सामान वो सेफ रहेगा। तो ड्यू टू सेफ्टी रीजंस we should always give first priority to the formal sector. The next is, it is necessary that banks and cooperative increase their lending, particularly in rural areas, so that the dependence of informal sources of credit reduces. तो सरकार को ये चाहिए कि जो आम व्यक्ति तक बैंक्स की लोन्स की फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती वो लोगों तक पहुंचे, एक गरीब व्यक्ति भी बैंक से लोन को आसानी से पास करवा सके और इसका नुकसान कभी भी कोई गरीब व्यक्ति ना उठाए। उनको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। While formal sector loan need to expand and it is also necessary that everyone receives these loans. तो सब अपनी इस लोन की जरूरत को पूरा करके अपने रुके हुए काम को आगे बढ़ा सकें। Now the next topic is self help group for the poor. अब देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या है, ये एक तरह से बैंक का सब्स्टिट्यूट है। सपोज आप अकेले जाकर बैंक से लोन नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं, या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, आपको अमाउंट ज्यादा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम 10-15 लोगों की एक कमेटी बना लेते हैं, हम एक ग्रुप बना लेंगे। 10 to 15 लोगों का इसमें एक ग्रुप बन जाता है। इस ग्रुप के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप में इट कैन बी 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली एंड बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, एंड दे कैन सेव ₹25 to 100 एंड मोर। 25 रुपए से आगे तक 100 रुपए, 200, 300, 400, जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकता है हर महीने, वो 15-20 लोगों का ग्रुप मिलकर वो रकम इकट्ठी करता है। वो रकम जो इकट्ठी होती है उस रकम को वो एज अ इंटरेस्ट बैंक को देते हैं क्योंकि उन्होंने बैंक से बहुत ज्यादा लोन लिया है, ज्यादा अमाउंट में लोन लिया है। तो उस लोन की जो इंटरेस्ट वैल्यू होती है ये वो सब लोग मिलकर 15-20 लोग मिलकर इकट्ठा करते हैं और बैंक को हर महीने वो इंटरेस्ट चुकाते हैं। जितना टाइम उन्होंने मांगा था उस अमाउंट को यूज करने के बाद जब उनको मुनाफा होता है अपने सामान को बेचने के बाद या अपनी फसल को बेचने के बाद,
तो वो बैंक से लिया हुआ लोन बैंक को लौटा देते हैं और उनके ऊपर इंटरेस्ट का भार नहीं रहता। तो ये एक तरह से ऐसा सिस्टम है जिसमें 15 से 20 लोग अपने आप मिलकर इकट्ठा करते हैं उस रकम को, अपनी एक दूसरे की मदद करते हुए, इसीलिए इसे नाम दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप। यानी आप अपनी मदद खुद कर रहे हैं बैंक से लोन लेने के लिए, और क्योंकि लोन की अमाउंट ज्यादा है इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और वो इंटरेस्ट का भार किसी एक व्यक्ति पर ना पड़ के थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लौटाने के लिए कंबाइंड पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और हर महीने हम उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, और वो बड़ी रकम हम सब मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं बिजनेस में। जैसे ही बिजनेस में हमारा सेल होता है, हमारा प्रॉफिट होता है, हम बैंक से लिया गया लोन बैंक को लौटा देते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस तरह के ग्रुप जो होते हैं वो बोरोवर्स को प्रॉब्लम से निकलने में मदद करते हैं, कोलेटरल की उनको नीड नहीं पड़ती, और अगर कोलेटरल की जरूरत भी होती है तो वो अपनी कंपनी के शेयर्स या अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स गिरवी रख सकते हैं। एंड ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में हमने ये पढ़ा था कि ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड्स एट अ रीजनेबल रेट एंड स्टार्टिंग इन द 1970 एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट। इसमें ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन ये अभी तक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा है क्योंकि इसने गरीब लोगों को मदद की है। एंड इन 2018 इट हैज क्रॉस्ड ओवर 9 मिलियन मेंबर्स इन अबाउट 81,600 विलेजेस स्प्रेड अक्रॉस बांग्लादेश। और ये ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में 81,600 विलेजर्स को हेल्प कर चुका है, और इन्हीं के देखा देखी हमारे देश में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का आविष्कार किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रेडिट है वो हमें अवेलेबल है, बट इसके लिए हमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रेडिट फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर्स में आता है। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि मनी हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, बैंक हमें कैसे हेल्प करता है, क्रेडिट के जो दो रूप है फॉर्मल और इनफॉर्मल, हमें उन दोनों में अपना बेस्ट चुनना चाहिए। लालच में आकर या टाइम बचाने के लिए हमें इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं जाना, हमें गवर्नमेंट अथॉरिटी यानी फॉर्मल सेक्टर को फॉलो करना चाहिए, और जो भी पेपर वर्क होता है, जो भी रिटर्न प्रूफ होता है, वो हमारे पास एविडेंस होना जरूरी है। और किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग अपना कंट्रीब्यूशन डाल के एक बड़े से बड़ा अमाउंट लोन के तौर पे बैंक से ले सकते हैं, और बाद में अपनी पेमेंट होने के बाद वो बैंक को वो पैसा लौटा सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप प्लीज इसे स्टडी कीजिएगा। कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।